23 जनवरी 2012 रूस के साइबेरियन इलाके में जब पुलिस वालों ने एक शख्स को पकड़कर थाने में लाया था और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे। जो वो शख्स था वो खुद एक रिटायर्ड पुलिस वाला था। पुलिस वालों को ये शक था कि इस आदमी ने 200 से भी ज्यादा महिलाओं का कत्ल करके उनके साथ गलत काम किया और उन्हें जंगलों में काट कर फेंक दिया। दरअसल इस शख्स का नाम था मिखाइल पोपको, जो कि पहले एक पुलिस वाला था जो कि अब रिटायर हो चुका है। एंड इस पर ये आरोप है कि इसने 200 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका मर्डर करके जंगलों में फेंक दिया था। एंड पुलिस वाले इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। तो आखिर कौन है मिखाइल पोपको, जिसे रशिया का सबसे खतरनाक साइको किलर माना जाता है? तो चलो इस केस को समझने के लिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरअसल 1992 से लेकर 2010 के बीच रूस के साइबेरियन इलाके में बहुत सारी महिलाएं गायब हो रही थी। जो भी महिलाएं गायब होती थी वो जंगलों में मिलती थी, क्योंकि जंगलों में उनको मारकर फेंक दिया जाता था और वहाँ की पुलिस वाले और वहाँ की पूरी जनता डरी हुई थी। खासकर महिलाएं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो रातों को निकला ही नहीं करती थी और वहाँ पूरी दहशत मची हुई थी, क्योंकि उस इलाके में इतने सारी महिलाओं के कत्ल हो रहे थे कि पूछो ही मत। और वो कत्ल कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि उन महिलाओं को किडनैप करके उनके साथ बलात्कार करके उन्हें जंगलों में मार काट के फेंक दिया जाता था। इन केसेस को सॉल्व करते करते पुलिस वालों के भी पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इन 20 सालों में पुलिस वालों के हाथ कुछ खास सबूत हाथ नहीं लगे थे। और आखिर पुलिस वाले भी परेशान थे और सोचने में मजबूर थे कि आखिर इन कत्ल के पीछे किसका हाथ हो सकता है। 1992 से लेकर 2010 के बीच ऐसे बहुत सारे केस सामने आए जो कि अभी तक अनसॉल्व थे। 1994 में एक ऐसा ही केस सामने आता है जिसमें दिमित्री नाम का एक शख्स पुलिस थाने में जाकर अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। और 2 दिन बाद पास के एक रेलवे स्टेशन में जब एक लोको पायलट ट्रेन को स्टेशन में ला रहा होता है तो अपनी ट्रेन को स्लो कर देता है। जैसे वो लोको पायलट साइड में झाड़ियों में देखता है तो उसे एक बॉडी नजर आती है। एंड जैसे वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन रोकता है तो रेलवे स्टेशन में कर्मचारी को बताता है कि मैंने पास में एक बॉडी देखी है झाड़ियों में, चलो तुम मेरे साथ उस बॉडी को देखने। अब जैसे वो लोको पायलट और कर्मचारी थोड़ी देर चलते हैं और झाड़ियों में देखते हैं, वहां पर एक बॉडी पड़ी हुई थी जो कि एक लड़की की थी, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा घायल था एंड उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। बट अच्छी बात तो ये थी कि वो अभी भी जिंदा थी। तो साथ ही लोको पायलट और वो जो कर्मचारी था पास के पुलिस थाने में कॉल करके बता देते हैं एंड साथ ही एम्बुलेंस को भी कॉल कर देते हैं। और जब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड पुलिस वाले को भी बात इन्फॉर्म कर दी जाती है एंड पुलिस वाले लोकल न्यूज के थ्रू न्यूज फैला देते हैं कि हमें स्टेशन के पास एक लड़की की बॉडी मिली है जो कि अभी भी जिंदा और वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। जो दिमित्री नाम का जो शख्स था वो फौरन उस हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब जैसे वो उस हॉस्पिटल में पहुंचता है वो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी ही थी। पुलिस वाले उस शख्स से पूछताछ करते हैं कि ये तुम्हारी कौन है, तो बताता है कि ये मेरी बीवी है जिसका नाम है नतालिया, जो कि 2 दिन से गायब थी। और पुलिस वाले दिमित्री को थाने लेकर जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस वाले उल्टा दिमित्री पे शक करने लगते हैं, बट दिमित्री बताता है कि 2-3 दिन पहले हम लोग एक होटल में रहने गए थे और साइड में बीच था तो हम लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि हम लोगों को पार्टी करने से रोक रहा होता है। दिमित्री पुलिस वाले को बताता है कि हम भी हैरान थे कि वो शख्स कौन था और हम उसे जानते भी नहीं थे और वो हमें जबरदस्ती यहाँ पर पार्टी करने से रोक रहा था। उसका और हमारा झगड़ा हो चुका था तो हम लोग अपने होटल में वापस चले जाते हैं और ये तकरीबन शाम के समय की बात है। और ये लोग अपने होटल में चले जाते हैं। दिमित्री क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी तो बहुत ही ज्यादा नशे में था तो वो सो जाता है। मगर जो दिमित्री की वाइफ थी नतालिया, उसने बहुत ही कम शराब पी थी तो उसे नशा नहीं हुआ था और वो अभी भी बीच पर जाना चाहती थी। मगर जो दिमित्री था वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो सो जाता है। दिमित्री सुबह उठता है तो वो पाता है कि उसकी बीवी गायब है। होटल के मैनेजर और स्टाफ मेंबर से पूछता है अपनी बीवी के बारे में तो सब लोग बताते कि आपकी बीवी तो रात में ही चली गई। अब जो दिमित्री था परेशान हो जाता है, अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, फ्रेंड्स को भी कॉल करता है और अपनी बीवी के बारे में पूछता है, मगर उसकी बीवी कहीं नहीं मिलती। पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस वाले उस शख्स की तलाश में थे जिसने इन लोगों के साथ बीच पर झगड़ा किया था। पुलिस वाले उस शख्स को ढूंढने लगते हैं और ऐसा करते हुए 1 से 1.5 महीने बीत चुके थे और ये केस ठंडा हो चुका था और पुलिस वाले उस शख्स को अभी भी ढूंढ नहीं पाए थे। जो महिला थी नतालिया वो भी मर चुकी थी, क्योंकि इसके साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी हुई थी और इतना ज्यादा उसका खून बह चुका था कि वो बचने लायक नहीं थी और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उस केस के बाद उस इलाके में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे पुलिस भी सॉल्व नहीं कर सकी और ऐसे केस आते रहे और पुलिस हमेशा की तरह उन केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। 4 साल बीत चुके थे और उस इलाके में बहुत सारे मर्डर हो चुके थे और पुलिस के हाथ अभी भी कोई भी सबूत नहीं लगा था। 23 जनवरी 1998 में लाना नाम की एक लड़की जो कि अपने फ्रेंड्स के यहाँ बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और रात का समय था तो अपने फ्रेंड्स के यहाँ से बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रही थी। वो बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक कार से एक शख्स आता है जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिखाइल पोपको था, जो कि उस समय पुलिस की ड्यूटी किया करता था रात के समय। और वो उस लड़की से बोल
बोलता है कि क्या इतनी रात को क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अब पहले तो लड़की मना करती है, मगर जब लड़की को पता चलता है और वो देखती है कि उस शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, तो वो उस शख्स को देखकर कंफर्टेबल महसूस करने लगती है एंड वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जो मिखेल रहता है लड़की को कार में बैठाल देता है और कार धीरे धीरे चलाने लगता है। अब कुछ दूरी तय करने के बाद मिखेल अपना रास्ता चेंज कर लेता है और लड़की को जबरदस्ती जंगल की ओर ले जाने लगता है एंड जंगल के पास ले जाकर लड़की को वो ब्लैकमेल करने लगता है, हथियार दिखाकर लड़की को डराने लगता है और लड़की को कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सब धमकी देकर वो लड़की के कपड़े उतरवा देता है और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है और वो उस लड़की का फायदा उठाता है और उसके साथ गलत काम करता है। लड़की के लाख मना करने पर भी जो मिखेल रहता है नहीं रुकता और वो लड़की के साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद और वो लड़की को मार देता है। जब अगले दिन पुलिस वालों की खबर होती है कि जंगलों में एक लड़की की लाश मिली है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि शायद ये उसी शख्स का काम है जिसे हम 8 साल से ढूंढ रहे हैं। और जो लाना के पेरेंट्स रहते हैं वो भी रात से परेशान थे क्योंकि उन्होंने रात में ही अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा दी थी। और जो पुलिस वाले रहते हैं लाना के पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं और लाना के पेरेंट्स को वहां पर लाते हैं और जब बॉडी उन्हें दिखाई जाती है तो लाना के पेरेंट्स कंफर्म कर देते हैं कि यही उनकी बेटी है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अच्छे से तहकीकात करते हैं और उन्हें उस पहाड़ी पर एक गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं। पुलिस वाले उस गाड़ी के टायर के निशान से उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर पुलिस वाले उस शख्स को ढूंढने में नाकामयाब होते हैं और इस केस को सॉल्व करते करते पुलिस वाले को भी पसीने छूट जाते हैं और पुलिस वाले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते और ये केस भी बाकी केस की तरह ही अनसॉल्व रहता है एंड पुलिस वाले भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अब इस मर्डर के बाद उस इलाके में ऐसे बहुत सारे मर्डर होते हैं मगर पुलिस उन्हें सॉल्व नहीं कर पाती और ऐसा करते करते 2010 आ जाता है। 1992 से लेकर 2010 के बीच जितने भी पुलिस ऑफिसर उस थाने में आए मगर कोई भी ऐसा पुलिस वाला नहीं था जो कि उस केस को सॉल्व कर सके। तभी 2010 में वहां पर एक पुलिस वाले की पोस्टिंग होती है और वो पुलिस वाला अच्छे से तहकीकात करता है एंड जब वो फाइल्स खंगालता है तो उसे सिर्फ सबूत के तौर पर जो 1998 में जो घटना घटी थी उसके गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं। जो पुलिस वाला रहता है उसके पास उस इलाके में जितने भी पुलिस कर्मी वहाँ काम करते थे उनके सभी के डीएनए रिपोर्ट्स उसके पास होते हैं। तो जो पुलिस वाला रहता है वो एक काम करता है कि जो क्राइम सीन में जो डीएनए मिला है उस डीएनए को जो 3000 पुलिस वाले हैं उनके डीएनए से मैच कराने की कोशिश करता है और तभी वो पाता है कि जो एक पुलिस वाले का जो डीएनए है क्राइम सीन में जो मिला डीएनए से मैच कर रहा है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिखेल पॉपको था जो कि अब रिटायर हो चुका था। एंड जो वो पुलिस वाला रहता है वो मिखेल पॉपको के घर पूरी पुलिस टीम के साथ पहुंच जाता है एंड उसे पकड़कर पुलिस थाने लेकर आते हैं एंड उससे पूछताछ करती है। पहले तो मिखेल मना करता है कि मैंने कुछ ऐसा क्राइम किया ही नहीं है, मगर जब पुलिस वाले मिखेल से सख्ती दिखाते हैं तो जो मिखेल अपना मुंह खोल देता है और ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि 1992 से लेकर 2010 के बीच जितने भी जंगलों में जिनकी बॉडी मिली है पूरे मर्डर मैंने ही किए हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उन पूरी महिलाओं के साथ मैंने गलत काम किया एंड उन्हें मारकर उस जंगलों में फेंक दिया करता था। एंड जब पुलिस वाले मिखेल के जो गाड़ी के टायर के निशान और जो क्राइम सीन में जो गाड़ी के टायर के निशान मैच कराते हैं और जब गाड़ी के टायरों के निशान मैच खा जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि मिखेल ही वो ऐसा शख्स था जो कि 1992 से लेकर 2010 के बीच जितने भी मर्डर हो रहे थे उनमें शामिल था और उसी ने ही वो क्राइम किए थे। एंड जब पुलिस वाले मिखेल से पूछते हैं तुमने ये सब जो गंदा काम किया क्या तुम्हें इसके लिए कुछ जरा भी पछतावा नहीं है, तो मिखेल हंसकर कहता है कि मैंने तो सिर्फ शहर की गंदगी साफ की है। मिखेल पुलिस वाले को बताता है कि मैं औरत जात से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि बचपन में जब मेरे फादर और मेरे मदर जब उनका डाइवोर्स हुआ था तो मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था और मेरी माँ एक बहुत बड़ी शराबी थी और वो मेरे पालन पोषण में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और मेरा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है। और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अच्छी खासी मेहनत करी और पुलिस की जो नौकरी है हासिल करी और जब मेरी एक लड़की से शादी हुई तो शादी को 2 साल बीत चुके थे और मैं अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी, मगर जो मेरी पुलिस की नौकरी थी इसलिए मुझे हमेशा बाहर रहना पड़ता था रात के समय। जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है और मैंने उसे जब रंगे हाथ पकड़ लिया तो मेरा दिल टूट गया और तभी से लेकर अब तक मैं पूरी औरत जात से नफरत करने लगा क्योंकि बचपन में मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया एंड जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी बीवी ने ही मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं औरत जात से ही नफरत करता हूँ। और वो बताता कि यही कारण है कि मैंने उन सारी महिलाओं को मार डाला जो कि रात के समय घुमा करती है और जो कि शराबी होती है। और जब मिखेल को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होती है, मगर जब 2015 में मिखेल के ऊपर और 23 महिलाओं के रेप और मर्डर के केस के आरोप लगते हैं तो मिखेल को दोबारा आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और 2020 के आते आते मिखेल के ऊपर कम से कम 100 से भी ज्यादा रेप और मर्डर के आरोप लग चुके थे और मिखेल को पहले से ही आजीवन कारावास की सजा तो हो चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।